पूनिया की जगह सीपी जोशी को कमान। 2 बार के सांसद और संगठन में कर चुके हैं जोशी काम। संघ पृष्ठभूमि वाले जोशी खेमेबाजी से हैं दूर। दिल्ली ने जोशी पर जताया विश्वास, लेकिन बड़ा सवाल, क्या बदलाव से बदलेगी सत्ता? राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण को देखते हुए भाजपा ने बड़ा बदलाव किया है। प्रदेशाध्यक्ष पद पर सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को नियुक्ति देते हुए जिम्मेदारी दी है। हालांकि पूनिया का कार्यकाल संगठन में पूरा हो चुका था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक्सटेंशन के बाद यहां भी इसकी उम्मीद पूरी लगाई जा रही थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें बदलाव करते हुए मिशन 2023 के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। उधर पार्टी में जोशी को शुभकामनाओं और बधाइयों का दौर चल रहा है। संगठन को एकजुट रखने की चुनौती, कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत खड़ा करना, कांग्रेस ने बदलाव पर उठाए सवाल, मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलती। कांग्रेस, भाजपा ने संगठन में बदलाव करके मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन राजस्थान की कुर्सी की राह भाजपा के लिए इतनी आसान भी नहीं होगी। जोशी के लिए गहलोत का विजन और कांग्रेस की ताकत चुनौती होगी। खासतौर पर राजस्थान में जिलों की घोषणा, ओपीएस, राइट टू हेल्थ सहित कई योजनाओं का मैसेज जनता में अच्छा है। यही वजह है कि कांग्रेस भी बदलाव पर तंज कसते हुए दिख रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलती है। राजस्थान विधानसभा के चुनावी चौसर में भाजपा ने अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसके बाद भी माना यह जा रहा है कि विधानसभा के चुनावी रण में किसी चेहरे को आगे करने की बजाय भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर ही गेम खेलेगी और कमल के फूल को आगे रखेगी। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। इस खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी घटनाक्रम की जिसमें यह माना जा रहा था कि जेपी नड्डा के कंटिन्यू करने से शायद अब सतीश पूनिया भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक बड़ा फैसला आला कमान ने सुनाया कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भाजपा के अध्यक्ष होंगे। चुनावी साल है, हर पार्टी बड़ा फूंक दे करके, फूंक मार के पांव रख रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कोई भी किसी भी तरह का रिस्क अगर कोई ले रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी डेप्थ है, कोई एक्सरसाइज है। तो ये इसी क्रम में है कि क्या होगा। लेकिन मैं एक बात जो समझ पाता हूं, लोगों से बात होती है, वो चाहे सतीश पूनिया अध्यक्ष रहे हो या कंटिन्यू रहते या सीपी जोशी अध्यक्ष बन गया, कोई तीसरा बन जाए, चेहरा तो नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं को आधार बना करके 2023 के जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे, औरों का पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो एटलीस्ट ये होने ही वाला है। अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेंगे। क्योंकि अगर जेपी नड्डा की भी बात करूं तो वो बिल्कुल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कद दोनों जो नेता ऊपर बैठे हुए हैं उन्हीं का होगा और फैसले भी उन्हीं के होंगे, चेहरे भी उन्हीं के होंगे, कमान भी उन्हीं की होगी और रिस्क यानी कि लूज और गेनर दोनों भी फैसले उन्हीं के होंगे। अब क्या करना है ये पार्टी तय करके ही कुछ सोच समझ करके उन्होंने बनाया होगा। चलिए इस पूरे मुद्दे पर हम बड़ी बारीकी से समझेंगे पिछले दिनों के कुछ घटनाक्रम, सीपी जोशी को बनाने के मायने, सतीश पूनिया को हटाने के मायने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, हमारे साथ अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर हम देखें एक नया चेहरा आएगा सामने, ये कुछ पिछले दिनों से मीडिया के माध्यम से भी चर्चा है, लेकिन अरुण सिंह ने जब कहा, और अरुण सिंह के अलावा भी संगठन मंत्री जब आए दिल्ली से, तो उन्होंने कहा नहीं कि चेहरा नहीं बदलेंगे, लेकिन चेहरा बदला। फिर भी कयास खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो उस दिन तक की स्थिति से अवगत कराते हैं कि आज मैं दिल्ली से आया था तो कोई हलचल नहीं थी, तो चेहरा क्यों बदला जाएगा, लेकिन चेहरा बदला गया। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि ये सब कुछ होने ही वाला था और सोच समझ करके किया गया फैसला है, और
जितने दिन सतीश पूनिया चल पाए चल गए, बाकी ये तो होना ही था। अनम्यूट करिए अर्चना जी, म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से ये चल रहा था कि नया प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और वो ही इलेक्शन का पूरा कार्यकाल नेक्स्ट प्रेसिडेंट ही देखेगा बीजेपी का। लेकिन ये था कि जिस तरह से सतीश पूनिया जी का ये 3 साल का पूरा कार्यकाल रहा और उसके बाद में जैसा कि आपने कहा कि नड्डा जी को एक्सटेंशन मिल गया, जेपी नड्डा को, तो उसके बाद यही लगा कि हाँ ठीक है, इनका भी चल रहा है, चलता जाएगा। इस टाइम पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज करा जाएगा, जबकि इलेक्शन आने में मात्र 8 महीने हैं और एक तरह से धरातल पर बोल सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे टाइम पर अगर पार्टी नया अध्यक्ष को अनाउंस कर रही है तो मतलब ये तो फिर पार्टी ना अपना एक वो उसका रिचुअल है, वो हमेशा सरप्राइज देती है इलेक्शन से पहले। हर स्टेट में बीजेपी को इस कारण जाना जाता है कि पहले तो जैसे डॉक्टर होता है वो पल्स चेक करता है यहाँ पर, और उसके बाद में जैसे ही पल्स चेक होती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आउट कर देता है। तो यही चीज यहाँ पर लग रही है। जिस तरह से वाकई ब्राह्मण महापंचायत जो थी काफी बड़ी थी और उसका भी एक तरह से कह रहे हैं वहां पर भी एक ब्राह्मण समुदाय जो है आज से नहीं, यूपी इलेक्शन के टाइम से ही अगर देखा जाए तो काफी डिसिडेंस है उनके अंदर। कारण कि यूपी इलेक्शन में भी ये मुद्दा आया था कि वहां पर ब्राह्मण लीडरशिप जो है वो मिस हो रही है। और वही चीज यहाँ पर राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी इसी चीज की चर्चा है। तो जहां तक लग रहा है कि पार्टी ने ये सारे जो एक सोशल इंजीनियरिंग के लिए पार्टी जानी जाती है, तो सोशल इंजीनियरिंग के उससे चलते हुए मुझे लग रहा है ये वाला डिसीजन लिया गया है। और सीपी जोशी का नाम पहले भी काफी टाइम से चल रहा था इस पोजीशन के लिए। पहले जब लास्ट टाइम कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था तब भी चल रहा था कि हो सकता है सीपी जोशी जी को वहां पर एलिवेट करें, और नेक्स्ट ये पार्टी प्रेसिडेंट के लिए भी चल रही थी कवायद। लेकिन अगर आपको याद हो कि बाईपोल्स में जिस तरह से बीजेपी धराशायी हुई, उसके बाद इनका नाम फिर ठंडे बस्ते में चला गया था। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर ये नाम फिर से रीअपियर होकर आ रहा है तो ये दो ही चीजें बता रहा है। एक तो पार्टी ब्राह्मण वर्ग को भी अपने फोकस में रखना चाह रही है, और दूसरा एक मेवाड़ में एक इनके पास वॉइड हो गया है। गुलाब चंद कटारिया जी के असम जाने के बाद में कोई ऐसा दिग्गज नेता अभी रहा नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन मेवाड़ दूसरी तरह से बीजेपी का गढ़ भी है। तो दोनों ही चीजें, यानी वो एक होता है एक तीर दो निशाना, उसको लेकर पार्टी ने शायद ये स्ट्रेटजी रची है। और आगे इसका परिणाम कैसा क्या होता है, अब जस्ट 8 महीने है, लेट्स सी। ये देखने वाली बात होगी, बात सही कर रही हैं आप। और देखिए हमेशा यही माना जाता है कि लोहा जब गर्म होता है, अगर उसी वक्त आपने चोट नहीं मारी तो फिर आप पीटते रहो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे जो लगता है कि जयपुर में अब तक समाजों की जो गैदरिंग रही है उसमें सबसे बड़ी रैली ब्राह्मणों की रही। और उसी रैली में उससे ठीक पहले कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट में भी और बाहर भी एक डिमांड की थी सीपी जोशी ने कि भगवान परशुराम पे टिकट जारी की जानी चाहिए। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने आकर के डाक टिकट भी जारी किया, वो एक बड़ी सफलता उन्हीं के खाते में गई। लोगों ने चर्चा भी की कि उन्होंने मांग की थी। और जब लगा कि लोगों में उत्साह है, अगर यही निर्णय 1 महीने बाद होता तो मुझे लगता है कि इतना असर नहीं हो पाता। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, सीपी जोशी जी को बनाना तो था, क्योंकि अचानक ये माइंड मेकअप नहीं हुआ है। जैसे अर्चना जी भी कह रही हैं कि 2-3 इंसिडेंट इस तरह के रहे कि मेवाड़ में कौन अब नेता, उस तरह से भी देखने को। किरण माहेश्वरी पहले कदावर नेता थी, उनका देहांत हो गया। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनकर के चले गए। वहां कोई ऐसा नेता बीजेपी के पास में दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल वो एक मजबूत नेता के रूप में है। तो ये कुछ दिन के लिए हो सकता है कि वो टाला जाता अगर ब्राह्मणों की रैली इतनी सफल नहीं रहती। तो एक बड़ा कारण ये कहा जा सकता है कि इस रैली का भी प्रभाव रहा और एक समय का इंतजार था, वो उचित समय बीजेपी को अभी लगा और तुरंत इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये एक फैक्टर है ये भी। देखिए, इससे मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि जब नेतृत्व परिवर्तन की बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई थी, उस दौरान भी सीपी जोशी का नाम चल रहा था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और उस समय इनका नाम मतलब क्या कहता था, काफी दबी जुबान से भी चल रहा था कि इनका हो सकता है। अपनी शायद पहले वाली जो बेटी थी उस दौरान भी ये बात हुई थी। तो ये सीपी जोशी का जो नाम था, तो वो उस दौरान की जो घटना और ये जो राजनीतिक चर्चाएं जो चल रही थी, उस दौरान इस नाम का देखा गया कि गुलाब जी तो जा ही रहे हैं वहां असम,
तो ऐसी सूरत में करेंगे क्या? तो वो जो विपक्ष के नेता की जो पोस्ट खाली हुई है, तो ऐसी सूरत में कि क्या किया जाए कि जिससे मतलब समाधान निकालने की कोशिश की जाए। अभी ये जो जिस तरह से जो बात हुई है कि सीपी जोशी को मेवाड़ का, चित्तौड़ से वो आते हैं, एक चीज है। दूसरा जो है वो उनकी जो पृष्ठभूमि वो संघ से है। तीसरा उनकी जो है वो यूथ है। और ये सारी चीजें जो देख रहे हैं कि जो मेवाड़ का जो पूरा रीजन है उसको एक खाना पूर्ति करने के लिए, और फिर साथ साथ ही ब्राह्मणों का जिस तरह से राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में भी वर्चस्व रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी में, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये रहा है। तो ये दो मुख्य कारण थे, मेवाड़, एक ब्राह्मण चेहरा। अब आप इससे पहले अगर जाएं आप बीजेपी के इतिहास में, तो हरिशंकर भावड़ा, भंवरलाल शर्मा और आपके ललित किशोर चतुर्वेदी, जो ऐसे जो नेता हैं, रघुवीर सिंह कौशल, तो ये लगातार ये मतलब क्या, हाँ, तो ऐसे अगर लिस्ट बनाए तो काफी थे। अब चूंकि कांग्रेस के अंदर अभी एक जाट अध्यक्ष हैं, तो इस चीज को ध्यान में, और मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है शायद वो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है कि चूंकि अभी विपक्ष के नेता के रूप में कटारिया जी थे, वैश्य समाज के थे, और दूसरा इस पे पूनिया जी जो है जाट मतलब ओबीसी वर्ग को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में उनको शिफ्ट हो सकता है कि जैसा कि अभी प्रमोद जी भी बता रहे थे बातचीत में कि हो सकता है कि इनके सीएलपी लीडर बना दिया जाए, उन्हें सीएलपी लीडर बना दिया जाए। जी, मैं इसे वापस लौटूंगा, मैं आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा। एक बार मैं प्रमोद वशिष्ठ जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि ये संकेत मिल रहे थे लेकिन एक उचित समय का इंतजार था और उस समय को भुनाया जा सके, एक कारण रहा बीजेपी का ये जो ब्राह्मण समाज की रैली हुई उसका इंतजार था। दूसरा, एक पिछले दिनों जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, क्या सतीश पूनिया के लिए वो एक बड़ा कारण रहा? किरोड़ीलाल जैसे अभी प्रदर्शन हुआ किरोड़ीलाल समर्थकों के साथ में और आपस में जिस तरह की उलझन रही, जेपी नड्डा की जब जनाक्रोश यात्रा यहाँ शुरू होने वाली थी, भीड़ की कमी रही, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि पार्टी में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वसुंधरा राजे वहां जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ पे 4 तारीख को ही बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर आला कमान सोच समझ करके इन्हें नजरअंदाज कर रहे थे ताकि कभी अगर ऐसा अवसर भी आए कि नेतृत्व परिवर्तन करना है तो ये सब चीजें कारक के रूप में हम ले सके कि हाँ बिल्कुल ये कारण थे, बड़े कारण, सामने वाले को एक एहसास कराया जा सके। देखो योगेंद्र जी, इस बार जो राजस्थान का चुनाव होने जा रहा है ये बड़ा हटके होगा। अब इसमें मेहनत दल बल ऐसा नहीं, ये कूटनीति से चुनाव होगा। एक तरफ अशोक गहलोत नई नई योजनाओं का पासा फेंक रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सामाजिक ताना बाना बुनकर पूरी तरह से अपने आप को फील्डिंग मजबूत कर रही है। जैसे गुजरों के कार्यक्रम में मोदी जी पहुंचे, उधर वीणा बेल्ट में मोदी जी पहुंचे। अब इसमें जो बदलने का जो कारण है वहां मेरी जहां तक राय है, यहाँ सिर्फ निर्विवाद नेता को देखा गया है, निर्विवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ वसुंधरा राजे यहाँ कर रही है, एक तरफ ओम माथुर ने भी एक रैली में कहा मोदी वोदी में अपनी पे आ गया तो कुछ नहीं, ये आपने सुना होगा। लेकिन ये कितने भी नेता बना देंगे, निर्वाध नेता को बनाया, चेहरा क्या देखते हो, मोदी में उतर कर देखो ना। नारा ये रहने वाला है कि मोदी मोदी में होकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जो इनको सीपी जोशी जी को जो बनाया गया है, चंद्र प्रकाश जोशी जी को, ये इसका मुख्य कारण है। इनका कोई विवादित नहीं है ये बिल्कुल भी। तो अब इन पर कोई बड़ा नेता टिप्पणी नहीं कर सकता। नाम और भी चले, ये भी चला कि भाई ओम बिड़ला जी को बना दें या फिर वो मंत्री जी जोधपुर वाले उनको बना दें, मेघवाल जी को। लेकिन इनके थोड़े विवादित चेहरे ये इस तरह से हो गए थे कि वसुंधरा जी से टिप्पणी कर रही है, कभी इसकी टिप्पणी हो रही है, खुल के नहीं, पीछे है जो। तो इन्होंने निर्विवाद 38 साल के युवा तुर्क को जो ये नेतृत्व दिया है, वो सिर्फ यही सोच के दिया है कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी पदाधिकारी रहते, इनको तजुर्बा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। हाँ,
पदाधिकारी बड़े मतलब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पूरा तजुर्बा है और 33 जिलों में इनकी पैठ है, लोग इनको जानते हैं, ये कोई विवाद नहीं है। ये तो एक कारण बड़ा इनका हुआ है कि बड़े नेताओं को इन्होंने एक शॉट से चुप कर दिया, अमित शाह और जो इनकी जो मीटिंग हुई है जिनकी भी हुई। दूसरा ये भी रहा कि भाई पहली बार जो महाकुंभ जुड़ा, जो परशुरामों ने अपनी हर्षा दिखाया, तो अब यही नहीं कांग्रेस भी डरी हुई है क्योंकि इतना सम्मेलन बड़े दिनों बाद भीड़ का हुआ। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के दिनों में जाट सम्मेलन भी, गुर्जर सम्मेलन भी, अब हर जाति के सम्मेलन करके हर जाति चाहती है हमारा नेतृत्व ताकत दिखाए, लेकिन ब्राह्मणों ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं मांगा, उन्होंने मांगा मुख्यमंत्री और ये मांगा कि हमें प्रतिनिधित्व पूरा दोनों में मिले कि हमारे पहले 60 विधायक होते थे, अभी शायद 21 के करीब विधायक हैं, तो टिकट दोनों पार्टी कांग्रेस उसमें मिले। तो ये एक डर है जो मैंने सुना दिल्ली के कार्यालयों में कि बात ये भी आई कांग्रेस की भी कि सीपी जोशी जी से भी कुछ दूसरे वाले नापदरा वाले जो सीपी जोशी हैं उनसे भी ये हुआ कि शायद गहलोत जी मान जाए कि मैं चुनावी कमान संभालूं और इनको थराप के पायलट को चुप कर दें। ये भी आज मीटिंग कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है, बड़ी राजस्थान वालों की गहन मीटिंग हुई है। तो जो ये चुनावी ताना बाना ही है, ये निश्चित रूप से सामाजिक, देखो हर कोई समाज का चाहता ही, ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ तो पिछली बार रहा, ये आपको पता है, ज्यादातर ब्राह्मण वोट जो रहा है ना, तो ये कांग्रेस ने भी इसको बड़ा करने का प्रयास किया रघु शर्मा जी को कभी। लेकिन ये जो लीडर हैं जितने कांग्रेस के, ये क्षेत्र में सिमट कर रह गए, ये कोई पूरे प्रदेश का ब्राह्मण लीडर अभी, अब देखो सीपी जोशी जी क्या ताकत दिखाते हैं, लेकिन पूरे स्टेट का ऐसा लीडर नहीं आया जिसको कह सके कि एक ब्राह्मण लीडर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही सोच समझ के इस कदम को उठाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए एक अवसर की बात होती है और जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी अपनी एक रणनीति होती है और वो कोई सोच के चले कि किसी चीज का उन्हें पता नहीं है। जो लोग जिनके पास से हवा का पता उनको नहीं लगे, उन्हें दिल्ली में बैठ करके पता लग जाता कहाँ क्या चल रहा है, किसका नजरिया क्या है। तो मुझे लगता है कि बड़ी स्मार्टनेस है उनमें, क्योंकि जड़ों में जमी हुई कांग्रेस को जब हिला दिया उन्होंने, तो बहुत सारी चीजें उनके हैं कि सोच समझ करके अपना पत्ता फेंकते हैं। अवसर का इंतजार होता है कि कहाँ कब कैसे हमें गुटी बैठानी है। चलिए इसी बीच लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि मोहरे बदलने से सत्ता नहीं बदलती है। चलिए अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। अर्चना जी, कायदे से तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है ये, और ये एक वक्त ऐसा है कि इसमें केवल एक निर्विवाद और एक सौम्य चेहरे का इंतजार। हालांकि सतीश पूनिया में इस सब चीजों को लेकर कोई कमी नहीं है, निर्विवादित है वो, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे समय से उनके काम देखा उन्होंने, युवा मोर्चा संगठन के मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष से पार्टी का, सारी चीजें रही, हर जिले में उनकी पैठ रही, हर जिले को उन्होंने नापा भी है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे वसुंधरा राजे के जन्मदिन, कुछ और कंट्रोवर्सीज उनको लेकर के कारण था, या फिर सतीश पूनिया के पद से हटाने के लिए कुछ एक घड़ी का इंतजार था उनको? जैसा आपने बोला है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, ये दोनों एक राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी को ही वो करते हैं, यानी हिट करते हैं, राइट शॉट लगाते हैं। तो यानी जैसे पहले भी हम डिस्कस करें कि ये कब से कयास तो चल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के चेंज होना तय है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर निकला और ये लगा कि नहीं 3 साल तो कंप्लीट हो गए हैं, फिर जनवरी निकला, फरवरी निकला, मार्च में सबको यही लग रहा था कि अब तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, 8 महीने बचे हैं। लेकिन इस टाइम पर अगर ये चेंज कर रहे हैं तो ये वाली चीजें, कुछ चीजें जो हैं जो पास्ट रिविजिट करना चाहिए। तो जो पार्टी जो थी वो अलग अलग धड़ों में तो डिवाइडेड दिख रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर नेता का अपना अलग ग्रुप है, हर नेता की अपनी खुद की एस्पिरेशन। और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में तो एटलीस्ट 2 ही दड़े हैं, या तो कई दड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही चीज है कि पार्टी में फैक्शनिज्म बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। और जैसे कि मजाक में ही करते हैं कि यहाँ तो 15 दूल्हे साफा बन के रेडी है, जिस तरह से एक नेता ने व्यंग किया था, तो ये इस तरह के मजाक भी चल रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शायद पार्टी इसको सीरियसली इसीलिए लिया क्योंकि दूसरी तरफ गहलोत जो है, अशोक गहलोत, वो अपनी एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स इस तरह के कर रहे हैं कि जो कॉमन मैन को बिल्कुल टच कर रही है। आप जो मास वोटर्स हैं, अगर आप इनका पेंशन का मुद्दा देख लीजिए, अगर आप इनका RGHS का देख लीजिए, चिरंजीवी का देख लीजिए, अब ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स का देख लीजिए,
तो ये तो एकदम से वन आफ्टर द अदर अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो बीजेपी उसको किस तरह से उसके ऊपर हावी होती है वो चीज अभी तक नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल, जो विरोध होना चाहिए, जैसे अभी 19 जिलों का भी विरोध है, तो लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि साहब, लेकिन लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साहब एक तहसील बन जाती है, लोग खुश हो जाती है, तो जिला बना है, बीजेपी की बात किसके गले उतरेगी अब। हाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रदर्शन भी जो हुए वो इतने प्रभावशाली नहीं रहे, भीड़ भी लेके आई, गिरफ्तारियां भी दी, ये कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई। तो वही ये सारी चीजें अगर हम एनालाइज करें तो शायद ये है कि अब, लेकिन आगे अब जो ये वाली चीज भी हो गई, अब आगे ये चीज और देखनी है कि किस तरह से जो फ्रेगमेंटेशन है, जो अभी भी ये फैक्शनिज्म है पार्टी में, कि वो चेक होगा या नहीं होगा। अभी भी एक ये मूल प्रश्न, तो वो यक्ष प्रश्न अभी भी सामने एज इट इज है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जो अगर आंखों में सपने संजोए बैठे हैं कि हम सीएम बनेंगे, और आगे ठीक है पार्टी ने लीडरशिप चेंज कर दी है, टिकट्स कौन बांटेगा ये नहीं पता है अभी, कि दिल्ली का उसमें इंटरफेरेंस होगा। तो जो यहाँ के जो कुछ गुट है वो किस तरह से उनको अपना सपोर्ट देते हैं, किस तरह से आगे, क्योंकि अगर हम पिछले 3-3.5 साल का अगर हम एनालाइज करें तो वो बिल्कुल इसी तरह से गया है कि एक गुट कुछ बोल रहा है, दूसरा गुट कुछ बोल रहा है, एक प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा उसमें माइनस हो रहा है, एक कैंपेनिंग के लिए जा रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, एक का पोस्टर लग रहा है, दूसरे का नहीं लग रहा है। तो ये पूरे 3-3.5 साल इस तरह से निकले हैं, लेकिन अब आगे 8 महीने में जो इतने वाइड गैप्स आ गए हैं उसको क्या पार्टी ढक पाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसी कारण उधर से कांग्रेस गवर्नमेंट तो बोल रही है हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, ये आगे देखने वाले टाइम में पता चलेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि एक ये फेरबदल 2 साल पहले भी होते तो बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जाते, लेकिन चुनावी साल है, चुनावी साल में अगर कोई भी बाजी मारने की कोशिश करता है तो उसकी अपनी एक रणनीति होती है, सूझबूझ होती है कि किस तरह से, क्योंकि अब हर तीसरे दिन तो कोई चेंज कर नहीं पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि सीपी जोशी को चेंज करने के साथ क्या टीम भी बदली जाएगी? प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या एक्सपीरियंस है, टीम बदली जा सकती है? पूरी संगठन महामंत्री हैं, उनको लेकर के अभी बीच में चर्चाएं चल रही थी, और भी अपनी टीम बनाई हुई है सतीश पूनिया की, तो इस टीम का क्या होगा? या फिर ये कहा जाएगा कि अध्यक्ष बदलने की बात थी, आगे लोगों को नहीं बदला जाएगा? क्योंकि ये कवायद एक लंबी होगी। अब तो मुझे लगता है कि पदाधिकारियों से ज्यादा जरूरी हो गया सर, टिकट किसको मिलेगा उस पर एक्सरसाइज करनी है बीजेपी को। देखो योगेंद्र जी, ये आपने बड़ा अच्छा वो किया कि टीम बदली जाएगी। अब संगठन महासचिव ब्राह्मण है, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो गए, तो लगता है कि इन पर भी तलवार शायद चलेगी। निश्चित रूप से ये लग रहा है कि संगठन महासचिव बदले जाएंगे। दूसरा ये सुना जा रहा है कि एक पूरी कैंपेन कमेटी का यहाँ गठन हो रहा है पूरा, इसमें अलग अलग पद भी कि भाई आप चुनाव को संभालेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्षेत्रवार बताने कि 4 भागों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को बांटकर चुनाव का काम करने जा रही है। इसमें 4 बड़े लीडर दिल्ली से बैठाए जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शायद अरुण सिंह जी की जगह धर्मेंद्र प्रधान को राजस्थान भेजने की भी चर्चाएं यहाँ बड़े जोरों पर है कि उनको भेजा जा सकता है जी। तो इसमें जो जातिगत का आधार और जो जाट वोटरों को थोड़ी नाराजगी हुई है सतीश पूनिया जी के हटने पर, जैसे आपने कहा कि वो भी निर्विवादित वो थे, है नहीं। वसुंधरा राजे जी के बाद जो इनका वो हुआ खिंचाव हुआ, उसके बाद वो निर्विवाद नहीं रहे थे, वास्तववाद में आ गए थे। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इतने बड़े वर्ग को नाखुश करे, तो इनको कटारिया जी का स्थान दे दें, या फिर बिल्कुल सीएलपी लीडर बनाया जा सकता है सतीश पूनिया को। लोकसभा संसद खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का भी रीशफल होने की चर्चा है, उसमें भी राजस्थान से 2-3 चेहरों को और जोड़ा जा सकता है। ये बड़ी चर्चा है, जिनमें करोड़ी लाल मीणा जी का नाम भी चर्चा में है। अब क्या होगा उसका, तो जातीय बिल्कुल और ये जातियों का ही असर है, उनके सम्मेलनों का असर है। मुझे लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग जब राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि ये रूट लाइन तो राजनीतिक दलों ने ही दी है कि आपको अपनी ताकत दिखाना है तो आपको आपका वर्चस्व कायम करना है तो आपको ताकत दिखानी होगी तो आपको आपका रिटर्न मिलेगा। और ये सीपी जोशी को बनाने के बाद में मुझे लगता है कि स्टैब्लिश कर दी इस बात को। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। महेश जी, क्या लगता है आपको कि चेहरे बदलने के साथ में एक समाज को, एक तबके को, अगर गोविंद सिंह डोटासरा कंटिन्यू अभी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, जाट बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं और बड़ी
संख्या में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित भी करते हैं। वो हनुमान बेनीवाल साहब देख भी सकते हैं कि किसी के टंगड़ी अड़ानी है तो वो अड़ा सकते हैं। एक जातियों का जो फैक्टर है, ऐसे में लगता है आपको कि जाटों को नाराज करेंगे या फिर सीएलपी लीडर का जो पद खाली है सतीश पूनिया को देकर के नहीं शांत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये इस समय जो चूंकि इन्होंने परिवर्तन किया है तो निश्चित रूप से कोई न कोई सीपीएल लीडर को बनाने की सोची होगी। और ये भी है कि जो आज का जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी कार्यालय पे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस समय जो कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार की उपलब्धियों का जो दाव खेला है, वो ऐसा दाव है कि उसमें बीजेपी को जो भी रणनीति तय करनी पड़ेगी तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी और तगड़ी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये वापस से अपने उस फॉर्म में आ सकती है सरकार बनाने की। अब वो किस रूप में आती है, अगर ये गुटबाजी निरंतर बनी रही है तो निश्चित रूप से ये कि ये अपने जो माहौल जो अभी तक जो बना हुआ था, बजट सेशन से पहले का जो माहौल बना हुआ था, उस समय तो मतलब जैसे लहर मतलब बीजेपी की तरफ आ रही थी। लेकिन अब जैसे जो बजट के बाद जो घोषणाएं हुई है उससे एक बार थम गई है। लेकिन अगर इस पे भी और अगर ज्यादा उछाल लेना है तो बीजेपी को कुछ ना कुछ नया और नए तरह के जनता से जुड़ने का मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास जाएंगे तो उनके मुद्दों को लेकर के उनको क्या चीज करने के लिए, क्योंकि जितने इश्यूज जो थे कांग्रेस ने सत्ता में होने के बाद में भी उठा दिए और साइन ऑफ इंट्रोगेशन बीजेपी किया। क्या वो इस पूर्वी नहर के परियोजना को लेकर के था या बिल्कुल। मैं समय कम है, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है और ईआरसीपी को लेकर के बीजेपी अभी ये नहीं कह सकती है कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा से वो दौरे के साथ ही मुद्दा खत्म हो गया। खत्म नहीं होगा। अशोक गहलोत है, वो पूरी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। अभी भी 14,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए उन्होंने मुकर्रर किए हैं। और बीच में जब हरदीप पुरी ये कह करके चले गए कि अगर राज्य सरकार ने अपना शेयर जमा नहीं किया तो रिफाइनरी से भी आपका इतना % कम हो जाएगा, 10% और कम हो जाएगा। तो ये एक ईस्ट एंड वेस्ट जो बड़ी 2 परियोजनाएं जो हैं उनमें अगर कैंची चलती है तो लगता है कि बीजेपी को उसके लिए कहीं ना कहीं जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। खैर, रणनीति है बीजेपी की, वो किस तरह से क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो चेहरा चेंज होने से सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है और उसी के साथ में कुछ रंगत भी दिखाई दे रही है कि मौसम बदल रहा है, उसी के साथ में सियासी मौसम भी बदल रहा है। अब क्या असर होगा ये देखना होगा। मकसद साफ है कि 2023 में सत्ता पर काबिज हों, लेकिन अभी कितने सफल होंगे चेहरे बदलने से ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।